हम आइरिस से मिलते हैं जो अपने घर में जागती है और रसोई में जाती है और एक पॉकेट चाकू लेती है और घर से निकल जाती है। वह अपना मोबाइल नहीं लेती और अपनी कार लेकर जंगल की ओर जाती है और एक पार्क में आती है। वह नीचे उतरती है और जंगल से होकर चलती है और एक चट्टान पर आती है और हम देखते हैं कि यहाँ एक लड़के की तस्वीर है। यह तस्वीर उसके बेटे माटेओ की है जो यहाँ मर गया था और आइरिस इस जगह को देखने और उसे याद करने आई है। फिर वह पहाड़ के किनारे के पास जाती है और अपने बेटे को खोने के दर्द को खत्म करने के लिए कूदने का फैसला करती है। अचानक उसे एक आदमी रोकता है जो खुद को रिचर्ड के रूप में पेश करता है और आइरिस से उसका नाम पूछता है। वह उसे पीछे हटने और उससे बात करने के लिए कहती है, लेकिन आइरिस कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगी और रिचर्ड उसे एक कहानी सुनाता है। वह कहता है कि उसकी प्रेमिका क्लो कॉलेज में एक कार दुर्घटना में मर गई थी और वह 2 महीने तक अस्पताल के बिस्तर पर था। उसकी प्रेमिका ने मरने से पहले उससे बात करने की भी कोशिश की थी और वे शादी करने वाले थे। आइरिस दुखी होती है और कहती है कि वे यहाँ एक लंबी पैदल यात्रा के लिए आए थे और उनका बेटा माटेओ लकड़ी की छड़ें ढूंढ रहा था। वह फिसल गया और पहाड़ से नीचे गिर गया और अब वह मरना चाहती है और रिचर्ड उसे बताता है कि उसे आगे क्या करना है, यह तय करना है। रिचर्ड कहता है कि यह एक सुंदर दिन है और वहां से चला जाता है और आइरिस कूदने का फैसला नहीं करती और उसका पीछा करती है। वे दोनों अपनी कारों की ओर वापस चलते हैं और आइरिस उसे धन्यवाद देती है और अलविदा कहती है और अपनी कार में बैठने की कोशिश करती है। वह देखती है कि कारें एक दूसरे के बहुत पास खड़ी हैं और वह अपनी कार में नहीं बैठ पा रही है और रिचर्ड मदद की पेशकश करता है। वह नीचे उतरता है और आइरिस देखती है कि उसके पास एक छाता है, जबकि बारिश नहीं हो रही हो और रिचर्ड छाता का उपयोग करता है और उसे बिजली का झटका देता है। फिर वह उसे नीचे लिटाता है और उसके हाथ और पैर बांधता है और उसे अपनी कार की पिछली सीट पर बिठाता है और वहां से चला जाता है। आइरिस डरकर उठती है और खुद को मुक्त करने की कोशिश करती है और रिचर्ड कहता है कि कोई फायदा नहीं है और आइरिस अपनी स्मार्ट वॉच से कॉल करने की कोशिश करती है। रिचर्ड कहता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है और आइरिस अपनी जेब से चाकू निकालती है और रस्सियाँ काटने की कोशिश करती है। वह रिचर्ड से क्लो के बारे में पूछती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और रिचर्ड कहता है कि वह उसे भावुक नहीं कर सकती है। वह कहता है कि आइरिस उसे क्लो की याद दिलाती है और आइरिस पूछती है कि वह उसके साथ क्या करने जा रहा है और रिचर्ड कहता है कि उसके पास जंगल में एक केबिन है। वह उसे वहां ले जाकर मार देगा और आइरिस उसकी रस्सी काट देती है और रिचर्ड पर हमला कर देती है और इससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वे दोनों घायल हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने और हमला करने लगते हैं और आइरिस रिचर्ड को कार से बाहर धकेलने में कामयाब हो जाती है। फिर वह अपने पैरों की रस्सियाँ काट देती है और रिचर्ड उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसे कुछ अजीब लग रहा है। रिचर्ड उसे एक इंजेक्शन दिखाता है और कहता है कि उसने लकवा मारने वाली दवा दी है जो उसके शरीर को बंद कर देगी। वह कहता है कि 20 मिनट के भीतर उसका पूरा शरीर बंद हो जाएगा। पहले उसे अपनी उंगलियां महसूस नहीं होंगी और धीरे धीरे उसकी आवाज़ सहित उसके शरीर की सारी हरकतें बंद हो जाएंगी। वह उसे चाकू देने के लिए कहता है, लेकिन आइरिस डर जाती है और वहां से भाग जाती है और चाकू गिरा देती है। रिचर्ड कहता है कि दौड़ने से दवा का असर बढ़ जाएगा और आइरिस खुद को बचाने के लिए जंगल की ओर भागती है। उसे याद आता है कि कैसे वह मेटेओ को गिनती सिखाती थी और देखती है कि रिचर्ड उसका पीछा कर रहा है। वह भागती है और उससे छिप जाती है और देखती है कि उसकी उंगलियां सेंसेशन खो रही हैं और अपनी घड़ी पर 20 मिनट का टाइमर लगा देती है। वह वहां से चली जाती है वहां और महसूस करती है कि वह अपने पैर पर नियंत्रण खो रही है और ठीक से चल भी नहीं पा रही है। वह जंगल की ओर जाती है और रिचर्ड उसका पीछा करता है और आइरिस चलने में असमर्थ है और गिर जाती है और रेंगती है। रिचर्ड उसे ढूंढने आता है और हम देखते हैं कि आइरिस एक पेड़ के पीछे छिपी हुई है और हिलने में असमर्थ है और चींटियां भी देखती है। चींटियां उसके हाथ और चेहरे पर चढ़ गई हैं और वह चिल्लाती है और रिचर्ड उसे सुनता है और उसकी ओर जाता है। आइरिस पानी की ओर रेंगती है और गोता लगाती है और रिचर्ड कहता है कि वह तैर नहीं पाएगी और पानी का बहाव उसे बहा ले जाता है।
वह नदी के साथ बहती है और पानी से बाहर निकलने के लिए एक गिरे हुए पेड़ को पकड़ती है और जमीन की ओर रेंगती है। वह देखती है कि उसके पास 10 मिनट बचे हैं और किसी तरह धीरे धीरे पानी से बाहर निकलती है और सांस लेने में भारीपन महसूस करती है। उसका 20 मिनट का टाइमर खत्म हो गया है और वह हिलने में असमर्थ है और देखती है कि कोई आ रहा है और हम एक बूढ़े आदमी बिल को देखते हैं। वह आइरिस को इस तरह देखकर डर जाता है और उसकी जांच करता है और देखता है कि वह बात नहीं कर सकती है और लकवाग्रस्त है और केवल पलकें झपका रही है। वह आइरिस से संवाद करता है और वह हाँ के लिए एक और नहीं के लिए 2 पलकें झपकाती है और बिल को पता चला कि उसे मदद की जरूरत है। वह उसे अपने घर के अंदर ले जाने का फैसला करता है और उसे उठाने के लिए एक व्हील बैरो लाता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। अचानक उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और आइरिस बार बार अपनी आंखें झपकाती है और बिल को खतरे के बारे में चेतावनी देती है। बिल दरवाजा खोलता है और रिचर्ड को देखता है, जो कहता है कि वह और उसकी पत्नी एक कार दुर्घटना में शामिल थे और वह हिल नहीं सकती। बिल कहता है कि वह मदद करेगा और देखता है कि रिचर्ड खून से लथपथ है और मदद के लिए कॉल के लिए अंदर जाता है और रिचर्ड उसका पीछा करता है। रिचर्ड कहता है कि उसे फ़ोन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है क्योंकि उसने दुर्घटना में अपना फ़ोन खो दिया है और बिल उसे शांत रहने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह पुलिस को फ़ोन करेगा और उन्हें सूचित करेगा और रिचर्ड रोने लगता है और बिल उसका नाम पूछता है। रिचर्ड झूठ बोलता है और अपना नाम एंड्रयू बताता है और कहता है कि उसकी पत्नी क्लो को मानसिक समस्या है और वह झूठी बातें कहती है। अगर पुलिस यहाँ आती है तो वे उसे मानसिक अस्पताल वापस ले जाएंगे और वह उसे फिर से नहीं खो सकता। रिचर्ड कहता है कि उसने क्लो को गाड़ी चलाने दी और वे बहस कर रहे थे और डिस्ट्रैक्ट हो गए और इस वजह से दुर्घटना हुई। हम देखते हैं कि आइरिस उस सोफे के पीछे छिपी हुई है जिस पर रिचर्ड बैठा हुआ है और रिचर्ड कहता है कि उसने उस पर चिल्लाया और माफी मांगता है। रिचर्ड का कहना है कि दुर्घटना के बाद जब वह उठा तो उसने पाया कि क्लो गायब है और कभी-कभी क्लो लकवाग्रस्त हो जाती है। बिल यह जानकर हैरान है और रिचर्ड कहता है कि यह उसकी मानसिक स्थिति के कारण है और बिल का कहना है कि उसकी पत्नी का निधन हो गया है। वह दिल के दौरे से मर गई और उसने उसे हल्के में लिया और कहा कि वह उसे कुछ बताना चाहता है। अचानक रिचर्ड का फ़ोन बजता है और बिल हैरान है और कहता है कि उसने फ़ोन खो दिया था, लेकिन रिचर्ड झूठ बोलता है। वह कहता है कि वह दुर्घटना के कारण भ्रमित हो गया था और बिल उसे जाने के लिए कहता है और रिचर्ड कहता है कि वह जानता है कि वह उसे छिपा रहा है। बिल कहता है कि वह कोई परेशानी नहीं चाहता है और कहता है कि क्लो शेड में छिपी हुई है और रिचर्ड फ़ोन मांगता है। बिल उसे फ़ोन देता है और फिर रिचर्ड को धक्का देता है और फिर फ़ोन ले लेता है और रिचर्ड के बारे में पुलिस को कॉल करता है। इससे रिचर्ड क्रोधित हो जाता है और वे दोनों लड़ने लगते हैं और बिल रिचर्ड को घूंसा मारता है और फिर उसे लात मारता है। रिचर्ड को एक चाकू मिलता है और वह बिल के पैर पर हमला करता है और फिर बिल के पेट में कई बार चाकू घूंपता है और उसे मार देता है। आइरिस यह सब देखता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है और रिचर्ड सुनता है कि पुलिस किसी को भेज रही है। वह फ़ोन फेंक देता है और आइरिस के लिए शेड की जांच करता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती है और घर को जलाने का फैसला करता है। वह गैसोलीन लेता है और पूरे घर और बिल पर डाल देता है और आइरिस यह सब देखते हैं और रिचर्ड लाइटर फेंकता है। घर में आग लग जाती है और आइरिस अंदर होती है और रिचर्ड कार स्टार्ट करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसे कुछ महसूस होता है। वह वापस आता है और आइरिस को ढूंढता है और उसे उठाता है और बिल की कार में डालता है और उसे बताता है कि बिल की मौत उसकी गलती है। वे वहां से चले जाते हैं और रिचर्ड कहता है कि यह पहली बार है जब उसने किसी आदमी को मारा है और उसे मोबाइल पर कॉल आती है। उसकी बेटी ने उसे अपने रिपोर्ट कार्ड के बारे में सूचित करने के लिए कॉल किया है और वह बताती है कि वे उसे केबिन में सरप्राइज देने आ रहे हैं। रिचर्ड यह सुनकर चौंक जाता है कि उसकी पत्नी और बेटी उसी केबिन में आ रही हैं जिसमें वह जा रहा है और डर जाता है। रिचर्ड अपनी पत्नी से बात करता है और उसे नहीं आने के लिए कहता है क्योंकि उसे केबिन में अकेले रहने के लिए इस समय की आवश्यकता है। उसकी पत्नी कहती है कि उनकी बेटी उसे याद कर रही है और वह रिचर्ड को मनाती है और वह बिना किसी विकल्प के सहमत हो जाता है।
रिचर्ड खुश नहीं होता और देखता है कि पेट्रोल कम है और इसे फिर से भरने के लिए एक स्टेशन पर जाता है और कार से नीचे उतरता है। आइरिस देखती है कि उसकी उंगलियों में कुछ हलचल है और वह मदद के लिए पास में देखती है और हाथ उठाने की कोशिश करती है। वह धीरे धीरे अपनी सीट बेल्ट हटाती है और एक युवा लड़के को देखती है जो उसे अपने बेटे की याद दिलाता है और बात करने की कोशिश करती है। रिचर्ड आता है और अपनी सीट बेल्ट फिर से लगाता है और वे वहां से चले जाते हैं और वह अपनी पुरानी कार के पास चला जाता है। वह इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होता है और अपने कपड़े बदलता है और इंजेक्शन और अन्य सामान निकालता है। फिर वह अपनी कार को खींचने के लिए एक चेन ढूंढता है और आइरिस यह सब देखती है और हिलने में असमर्थ होती है और एक पुलिस कार को आते हुए देखती है। पुलिस अधिकारी नीचे उतरता है और रिचर्ड से बात करने जाता है और कहता है कि किसी ने उनकी कार दुर्घटना के बारे में बताया और फोन किया। अधिकारी चाहता है आइरिस से बात करने के लिए लेकिन रिचर्ड कहता है कि वह नशे में है और अपना नाम एंड्रयू बताता है। वह अपना लाइसेंस अधिकारी को देता है जो उसे बताता है कि इसकी अवधि समाप्त हो गई है और रिचर्ड एक झूठी कहानी बनाता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी दुर्घटना में घायल हो गई है और वह उसकी मदद करने के लिए यहाँ आया है और जल्द ही अपना लाइसेंस रिन्यू करेगा। आइरिस अपना हाथ हिलाती है और कार की खिड़की खोलती है और अधिकारी उससे बात करने जाता है लेकिन वह जवाब नहीं दे पाती। रिचर्ड कहता है कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया है और इस वजह से उसकी पत्नी ने शराब पीना शुरू कर दिया क्योंकि वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। आइरिस रोती है और अधिकारी उसके पास जाता है और वह उसकी मदद करने के लिए फुसफुसाती है और वह रिचर्ड से पूछता है कि क्या हो रहा है। अधिकारी इंजेक्शन देखता है और रिचर्ड चेन लेता है और अधिकारी को उससे कई बार मारता है और उसे मार देता है। वह शव को उसकी कार में रखता है, उसका रेडियो नष्ट कर देता है और कार में आग लगा देता है और वहां से जाने का फैसला करता है। हम देखते हैं कि आइरिस ने इंजेक्शन ले लिया है और रिचर्ड कहता है कि वह अधिकारी की मौत के लिए उसे दोषी ठहराएगा। आइरिस अब बोल सकती है और कहती है कि उसकी योजना विफल हो रही है और जल्द ही उसका परिवार वहां पहुंचेगा और उसका पर्दाफाश हो जाएगा। आइरिस पूछती है कि क्या क्लो की दुर्घटना के बाद वह पागल हो गया था जब वह 2 महीने तक अस्पताल के बिस्तर पर था। रिचर्ड ने कहा कि जब उसने क्लो को मरते हुए देखा तो उसे जीवन में अपना उद्देश्य मिल गया और पहली बार जीवित महसूस हुआ। वह उस पल को बार बार जीना चाहता था और दूसरों को मारना शुरू कर दिया और आइरिस ने उसे अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए कहा। वह कहती है कि वह जानती है कि रिचर्ड अपने परिवार से प्यार करता है और पकड़ा जाएगा और उन्हें खो देगा और उसे छोड़ने के लिए कहती है। रिचर्ड क्रोधित हो जाता है और चला जाता है और एक झील पर पहुंचता है और आइरिस उस पर लकवाग्रस्त इंजेक्शन से हमला करती है। वह इंजेक्शन को धकेलने में असमर्थ है क्योंकि वह अभी भी कमजोर है और रिचर्ड उसके पैर से इंजेक्शन निकाल लेता है। आइरिस कहती है कि वह वैसे भी मर रही थी तो उसने उसे क्यों बचाया लेकिन वह कहता है कि नहीं कूदना उसका निर्णय था। रिचर्ड कहता है कि उसे उसके लिए मरना था और वह नीचे उतरता है और एक चाकू लेता है और उसे नाव पर खींचता है। वह नाव को खोलता है और उसे झील के बीच में ले जाता है और आइरिस रोने लगती है और माटेओ का खिलौना मांगती है। खिलौना उसकी बाईं जेब में है और रिचर्ड उसे निकालने आता है लेकिन आइरिस चाकू ले लेती है और उसकी गर्दन पर वार करती है। रिचर्ड नाव से नीचे गिर जाता है और उसकी बंदूक गिर जाती है। आइरिस जल्दी से उसे पकड़ लेती है और रिचर्ड को गोली मार देती है जो नाव में वापस चढ़ने की कोशिश करता है। वह पानी में गिर जाता है और हम उसे नाव से दूर तैरते हुए देखते हैं और आइरिस खुश होती है लेकिन देखती है कि नाव में पानी भर रहा है। गोलियों ने नाव में छेद कर दिया और वह डूबने लगती है और आइरिस गहरी सांस लेती है और नाव डूब जाती है। आइरिस अब अपने हाथों और पैरों का उपयोग करने में सक्षम है और वह किनारे पर तैरती है और देखती है कि रिचर्ड भी यहाँ है। रिचर्ड ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है और मरने वाला है। आइरिस उसके पास जाती है और उसे मारने के बजाय उसे धन्यवाद कहती है और वहां से चली जाती है।